नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रोपी के बारे में बात कर रहे थे। उसी के कंटिन्यूशन में ये दूसरा वीडियो है। इसमें हमने कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन देखी थी। एक ये रिलेशन देखा था, और यदि आपको ध्यान हो तो पिछले ही वीडियो में एक ये S इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू, ठीक है ना, इस इक्वेशन के बारे में बात की थी जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स पर आधारित है। W को हमने डिफाइन किया था, प्रोबेबिलिटी है, और इस W या प्रोबेबिलिटी में क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई करते हुए कुछ दो मॉडिफिकेशंस किए थे, यदि आपको ध्यान हो, और हमने एक इक्वेशन W के लिए ये निकाली थी। इतना काम हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। उसके आगे चलते हैं। तो यदि जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको आप पहले जरूर देख लें। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे। ये W को हमने डिफाइन किया था। अब हमें करना क्या है कि इसका लॉग लेना है। तो लॉग लेंगे इस इक्वेशन का, तो यहाँ पर तो हो जाएगा लॉग एल एन डब्ल्यू, और यहाँ पर लॉग की जो लॉग के रूल्स हैं वो लागू होंगे। कौन कौन से रूल्स लागू होंगे? तो देखिए, ये n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, ये सारी चीजें हमारी, ये n1 फैक्टोरियल है, n2 फैक्टोरियल है, या ni फैक्टोरियल है, ये सब नीचे है। तो log a अपॉन b जब हम करते हैं उसको लिखते हैं log a माइनस log b। तो इसलिए ये नीचे वाली जितनी भी टर्म्स हैं ये सब नेगेटिव में हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद ये ऊपर वाली टर्म है। अब यहाँ पर ये सारी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, तो कौन सा रूल लगेगा? log a इंटू बी बराबर log a प्लस log b। तो ये सारी टर्म्स हमारी प्लस में चलती चली जाएंगी। और यहाँ पर एक तीसरा नियम log का और लगेगा, ये है g1 रेज टू द पावर n1। तो a रेज टू द पावर x, इसका जब हम log लिखते हैं तो उसको लिखते हैं x log a, यानी ये n1 पहले आ जाता है। तो यहाँ पर जब हम log लेंगे तो log के तीन नियम यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। किस तरीके से अप्लाई करेंगे? ये देखिए, टेकिंग log, यदि हम इसका log लें तो यहाँ पर तो ये log ln(w) आ गया। फिर इसके बाद ये फिगर हमारी पॉजिटिव में आई, और ये फिगर हमारी जो नीचे थी वो नेगेटिव में आ गई, ठीक है। यहाँ पर हमने तीनों log के नियम एक साथ लागू कर दिए हैं। n1 यहाँ पर हमने पहले लिख दिया, यानी log a रेज़ टू द पावर x का नियम भी यहाँ पर लागू कर दिया, और log a इंटू b बराबर log a प्लस log b, उसको भी हमने यहाँ पर लागू कर दिया, और log a अपॉन b बराबर log a माइनस b, उसको भी हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो तीनों log के नियम हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिए हैं, और उसके लिए log के लिए एक इक्वेशन निकाल दी। तो ये n फैक्टर्स हैं या n पद हैं, उनके लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं समेशन ni ln gi, और इसके लिए हम लिख सकते हैं समेशन ln ni। ठीक, तो इस तरीके से हमारी ये एक इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर है ni फैक्टोरियल, उसका log और समेशन। तो मैथमेटिक्स में
इसको स्टर्लिंग थ्योरम के द्वारा डिफाइन किया गया है कि सिग्मा ln ni बराबर सिग्मा ni ln i माइनस सिग्मा ni, यानी एक तरीके से स्टर्लिंग की जो थ्योरम है वो है ln यानी नेचुरल लॉग ऑफ फैक्टोरियल n, इस पर अप्लाई होती है और उसके लिए है n1 ln n1 माइनस n1 या नेचुरल लॉग ऑफ n फैक्टोरियल इक्वल टू n log n माइनस n। तो उसको यहाँ पर हमने अप्लाई किया है स्टर्लिंग थ्योरम को। समेशन है तो इसलिए यहाँ भी समेशन लगा, यहाँ भी समेशन आया और यहाँ पर भी समेशन आया, तो उसको यहाँ पर मैंने लिख दिया है सीधे सीधे n के बारे में, क्योंकि ये समेशन ni इक्वल टू n है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ln w है वो किसके बराबर हो जाएगा फिर, ये ni ln gi ये तो है ही, यहाँ पर ये तो है ही, और ये स्टर्लिंग थ्योरम से हमने यहाँ पर ये दो फैक्टर और लगा दिए। ठीक है, तो ये तो बन गया नेगेटिव और ये नेगेटिव का बन गया पॉजिटिव। अब हम यदि आप पिछला वीडियो देखेंगे तो वहां पर हमने एक इक्वेशन लिखी थी ni डिवाइडेड बाई n बराबर gi अपॉन f और e रेज़ टू द पावर माइनस ci अपॉन kt, ये इक्वेशन लिखी हुई है। तो वहां से हमने इसको ली है, n को ऊपर लिख दिया है, तो वहां से हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिया। तो वहां से हम पहले ही ni को डिफाइन कर चुके हैं मैथमेटिकली, उसको लिया है और अब हम इसका लॉग लेंगे। तो लॉग लेने पे ln ni और ये हो गया एक फैक्टर, ये हो गया दूसरा फैक्टर और ये हो गया तीसरा फैक्टर। तो ये हो गया a इंटू बी इंटू सी, और इसका जब हम लॉग लेंगे तब ये क्या आएगा, log a प्लस log b प्लस log c। माइनस क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है। और नेचुरल लॉग e रेज़ टू द पावर अगर कोई क्वांटिटी है तो वो यानी e रेज़ टू द पावर x होता है, तो वो यहाँ पर खाली x हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ मैथमेटिक्स का बेसिक नियम लागू किया है। तो ये लॉग लेने पर इस तरीके से इक्वेशन आ गई। इसको हम ni से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर ये ni आ गया, यहाँ पर ये ni आ गया और ये यहाँ पर ni आ गया। इस इक्वेशन को हमने ni से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया ni ln ni। यहाँ पर ये जो n अपॉन f था इसको हमने उल्टा करके f अपॉन n कर दिया और यहाँ प्लस से एक माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, और ये हो गया ni और ये इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। तो एक एक करके हमने इसको यहाँ लिया है। अब इस वैल्यू को यानी ये जो हमारी 15 इक्वेशन निकाली है इसको हम इस इक्वेशन में रखें 14 वाली में। ठीक है, हमने क्या निकाला यहाँ पर ni ln ni निकाला है और वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, ये ni ln ni यहाँ पर रखेंगे। तो इसको यदि आप रखें तो आप पाएंगे कि ये हो जाएगा ln w बराबर सिग्मा ni ln gi, यानी ये 14 नंबर में यहाँ पर है। और यहाँ पर इस इक्वेशन इस एक पद की जगह पर हमारे पास 1, 2 और 3 पद आ जाएंगे। वो 3 पद हमारे पास ये आ गए 1, 2 और 3 और ये n पहले से लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये दो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास ln w बराबर समेशन ni ln f अपॉन n प्लस e अपॉन kt। e हमने क्यों की लिया है, क्योंकि ये देखिए ये जो समेशन ni
एप्सिलॉन आई है, ये टोटल एनर्जी है, तो उसको हमने यहाँ पर टोटल एनर्जी के रूप में लिया है। तो E अपॉन KT प्लस N, ये एक 16 नंबर की इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। पार्टीशन फंक्शन के बारे में यदि हम बात करें तो वहां पर पार्टीशन फंक्शंस में एनर्जी को डिफाइन किया गया है इस तरीके से, E बराबर RT स्क्वायर DLN F अपॉन DT। ठीक है, F यहाँ पर पार्टीशन फंक्शन है, तो ये पार्टीशन फंक्शन और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन है। तो इस E की वैल्यू हम यहां पर रख दें, क्या आ जाएगा आपके पास कि ln W, यानी जो हमारी ये इक्वेशन 16 है वो मॉडिफाई होकर हो जाएगी कि ln W बराबर n ln F अपॉन n प्लस RT स्क्वायर अपॉन KT DLN F अपॉन DT प्लस n। ये वैल्यू हमने निकाल ली ln W की। ठीक है, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इस इक्वेशन को, क्योंकि हमने एंट्रोपी पहले से ही डिफाइन की हुई है कि S बराबर K ln W है, ठीक है ना, ln W हमने निकाल लिया, इसको आप K से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एंट्रोपी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, K n ln F अपॉन n, यानी उस इक्वेशन को आप K से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये K इंटू n, ये क्या है, R, ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं। ठीक है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है एक मॉलिक्यूल के लिए, और इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास R या टोटल गैस कांस्टेंट आ गया एक मोल गैस के लिए। ठीक है, तो S को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, और ये एक इक्वेशन S के लिए या एंट्रोपी के लिए हमने निकाली है, जहां पर ये हम पार्टीशन फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर हम इसमें, आप चाहे तो इस रूप में लिख लीजिए और चाहे तो R को ब्रैकेट के बाहर निकालकर और इस रूप में भी, यानी इक्वेशन नंबर 19 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही रूप एंट्रोपी के हैं। तो ये एंट्रोपी की एक और रिलेशन निकल के आता है, इसको कि हम स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रोपी कहते हैं। यानी जो क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने S यानी एंट्रोपी को डिफाइन किया था K ln W, वहां पर W जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी था, उसमें कुछ क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस करके या मॉडिफिकेशंस करके और पार्टीशन फंक्शन को इंक्लूड करते हुए हमने एंट्रोपी के लिए एक और इक्वेशन निकाल दी है। तो S इक्वल टू K ln W, वो तो क्लासिकल मैकेनिक्स पर आधारित है, और ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है। तो ये एंट्रोपी के लिए एक और इक्वेशन निकल के आती है। इसको अब हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।